हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन का। आज का हमारा ये 8वां लेक्चर होने वाला है। कौन सा लेक्चर होने वाला है? हमारा 8वां लेक्चर होने वाला है हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, तो इससे पहले का अगर लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप जाके हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। अब देखो, इस लेक्चर को देखने से पहले सबसे पहले करना है कि आपको रॉल्स लॉ का लेक्चर आपको पूरा देख लेना है हमारे, यानी कि अगर कहें तो इससे पहले का जो लेक्चर है हमारा वो पूरा देख कर ही इस लेक्चर को देखें। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमारे पास। ठीक है, तो मेन हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो क्या जाता है, ये चीज़ हमें देख लेना है एक तरह से। अब देखो, 8वां लेक्चर होने वाला है, तो ये लेक्चर को आप लोगों को ना शुरुआत से अंत तक पूरा देखना है। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है, कम नहीं होता, बढ़ता ही है। ठीक है, और जो अच्छी चीज़ होती है वो तो बांटनी ही चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले हमारे पास ना ये दो वर्ड से मिलके हमारे पास बना हुआ ये लैटिन वर्ड है हमारे पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो, को वर्ड है, एक लिगेटिव वर्ड है हमारे पास। को का मतलब क्या होता है हमारे पास? एक साथ। को का मतलब क्या होता है हमारे पास? एक साथ यानी टुगेदर। ठीक है, को वर्ड का मतलब हमारे पास क्या आता है? को यानी टुगेदर। ठीक है, टुगेदर यानी एक साथ, टुगेदर। वही हमारे पास लीगर का मतलब अगर कहा जाए, LIGAR, लीगर। ठीक है, ये हमारे पास ग्रीक वर्ड होता है, MCRT में भी मिल जाएगा आपको। इसका मतलब होता है बाइंड करना, यानी जिस चीज़ को हम एक साथ मिला के बाइंड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं, उसको हम कॉलिगेटिव कह देते हैं। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, LIGAR होता है हमारे पास। अब देखो, सबसे पहले डिपेंड करता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सबसे पहले तो एक चीज़ टिक लगा लो कि हमारे पास 4 टाइप्स के तो होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते ही हैं, चाहे आपका स्कूल एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, ठीक है, या नीट एग्ज़ाम हो, JEE का एग्ज़ाम हो, या CUET का एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में मेनली ज़्यादातर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। अब मेनली हम जैसे सॉल्यूशन में हम दो चीज़ की बात करते हैं। एक सॉल्यूशन में हमारे पास एक होता है सॉल्यूट, तो एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट हमारे पास हमेशा क्या होता है? कम होता है। सॉल्यूट हमेशा हमारे पास क्या होता है? कम होता है। सॉल्वेंट हमेशा हमारे पास ज़्यादा होता है। इन्हीं दोनों का मिला के हमारे पास क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। अब इसी को यहाँ पे हम ना वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल से टर्म से हम इसको डिनोट करते हैं। अब नॉन वोलाटाइल क्या होता है हमारे पास? जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं यानी जो सॉल्यूट होते हैं, उसी को हम नॉन वोलाटाइल कह देते हैं। अब वोलाटाइल किसे कहते हैं? लिक्विड पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, लिक्विड वाली चीज़, जैसे हमारे पास वाटर हो गया, जो सॉल्वेंट कह देते हैं उसे, वो हमारे पास वोलाटाइल सब्सटेंस में आ जाता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। रॉल्स लॉ में हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। अब देखो, ये हमारे पास पूरा अगर फुल्ली डिपेंड अगर कहो ना हमारे पास, ये जैसे इसमें हम मेनली बात करेंगे, जैसे हमारे पास रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर की बात करेंगे, तो इसमें हमारे पास मोल फ्रैक्शन का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। अब इसमें मोल फ्रैक्शन का कैसे योगदान होता है? क्योंकि हम जो सॉल्वेंट या सॉल्यूट की जो बात करते हैं ना, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन में ही होती है। हमारे पास 2 कंटेनर लेते हैं हम। ठीक है, 2 कंटेनर हमारे पास, मान लो नींबू पानी बनाना हो या शरबत जैसे बनाना हो, तो चीनी का घोल यानी हम चीनी लेंगे और पानी लेंगे। ठीक है, चीनी जो वाटर जो होता है यूनिवर्सल हमारे पास सॉल्वेंट का काम करता है। ये चीज़ तो याद ही आना चाहिए आप लोगों को, 101%। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं पहले। तो यानी कहा गया कि दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ। अब मैंने जैसे बात किया था उसी के बेसिस पे हमारे पास यहाँ भी हमने डेफिनेशन लिखा हुआ और हम NCERT को फॉलो करें। मैं बार बार कहता हूँ, मैं भी NCERT साथ में अपने बगल में रख के करूँगा, और NCERT को ही मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हमारे पास, और NCERT से मैं एक न्यूमेरिकल्स भी लेके करवा के दिखाऊंगा। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए होंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू हमारे पास डिपेंड होती है किस पे? द वैल्यू डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी या सॉल्यूट। हमारे पास अमाउंट या क्वांटिटी जो होती है हमारे पास सॉल्यूट पे प्रेजेंट होती है, हमारे पास सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। बट लेकिन एक चीज़ कहा गया, नोट ऑन देयर, हमारे पास आइडेंटिटी या उसकी नेचर कुछ नहीं होती है हमारे पास। ये चीज़ देख लेना, यानी ये फैक्टर दे रखा है हमारे पास ये चीज़ कि हमारे पास सारा का सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है हमारे पास
नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, यानी सॉल्यूट पे ही डिपेंड करता है। ये चीज़ हमें याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। इस पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए हमारे पास। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सारा का सारा काम जो होता है हमारे पास, किसका काम होता है? नॉन वोलाटाइल, यानी हमारे पास सॉल्यूट की बात करते हैं, ठीक है। इसी को हम नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस भी कह देते हैं, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो होता है सॉलिड पार्टिकल्स होता है। यहाँ लिख दूँ अगर कहूँ तो नॉन वोलेटाइल जो होता है हमारे पास क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स को कह देते हैं हमारे पास। जैसे मान लो नींबू पानी बनाना हो, चाशनी बनाना हो, तो चीनी क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स में लेते हैं ना, वही चीज़ की बात कर रहे हैं। और सॉल्वेंट जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स होता है हमारे पास, वाटर ही लेते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है हमारे पास वाटर, तो वो चीज़ की बात करते हैं। इसलिए हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन था, ठीक है। ये हमारे पास नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसकी खुद की अलग से कोई पहचान नहीं होती हमारे पास। अगर कहूँ तो ये किसी भी नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है हमारे पास, ठीक है। ये अगर नेचर पे हमारे पास डिपेंड करने लगे तो ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर, सीधी बात अगर कहा जाए तो हमारे पास, ठीक है। ये सिर्फ हमारे पास किसके, हमारे पास नेचर, यानी कि हमारे पास सॉलिड ऑफ पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। अब हमारे पास किस पे, हमारे पास क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब नेचर कैसा है, मतलब नेचर हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है, ये हमारे पास नेचर नहीं होती है, तो हमारे पास मैटर में होता है, तो हमारे पास सॉलिड पे डिपेंड होता है। लेकिन हमारे पास नेचर पे, यानी कि अगर कहा जाए हमारे पास डज नॉट डिपेंड ऑन सॉलिड पार्टिकल्स, हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स के नेचर पे या आइडेंटिटी पे उस पर डिपेंड नहीं करता। ये चीज़ हमें याद रखना है, इसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी हमें डिपेंड मायने रखता है, हमारे पास कितना अमाउंट है, 1 चम्मच ले रहे हैं, 2 चम्मच ले रहे हैं हमारे पास सॉल्यूट, वो डिपेंड करता है, लेकिन नेचर पे डिपेंड नहीं करता। मैं चीनी ले लूँ, नमक ले लूँ, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी ले लूँ, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर मायने रखता है, तो टेम्परेचर मायने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू हमारे पास कंडीशन। रॉल्स लॉ हमने जैसे पढ़ा था, हमारे पास P1 हमारे पास इक्वल टू काई नॉट, हमारे पास काई 1 P नॉट हमारे पास हो जाता है, यानी कि हमें पार्शियल प्रेशर लेते थे और काई हमारे पास यानी मोल फ्रैक्शन होता था, उसको हम लेते थे। अब कैसे, रॉल्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा बहुत यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 4 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। 1 मिनट, हमारा गाड़ी खोल गया। हाँ, 4 टाइप्स के हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करेंगे, फिर हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें। तो आज जो मेनली हम इन 3 के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, इन 3 के बारे में हम मेनली आज बात करेंगे। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है हमारे पास, इसको हम आज नहीं बात करेंगे, क्योंकि ऑस्मोसिस में हमें क्या करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस भी पढ़ना है, RO को भी पढ़ना है हमें, ठीक है। तो इसलिए आज इसको हम नहीं पढ़ेंगे, 4th वाली को हम सिर्फ आज से 3 को कवर करने वाले हैं। और तीनों को हम क्या करेंगे, तीनों को अच्छे से डिफाइन करने के बाद, फॉर्मूला लिखने के बाद हम तीनों का एक एक न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू लगातार देखें और नोट डाउन करते हैं। पहले इसको नोट डाउन करें, फिर हम आते हैं सबसे पहले वाले टॉपिक पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें। एक चीज़ पहले कह देता हूँ, अगर मैं ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर आप फास्ट जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं स्लो जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप फास्ट मोड पे कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना आप, ठीक है। ऐसे में जनरली फास्ट मोड में ही चलता हूँ, थोड़ा स्पीड मेंटेन करते हुए, ठीक है। आदत पड़ चुकी है, क्या करें, ऑफलाइन की आदत है ना, तो जल्दी जाती नहीं है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। लेकिन अगर स्टूडेंट्स कह देते हैं कि अगर आप सर स्लो चलो, ठीक है, जैसे मैं अभी स्लो बोल रहा हूँ तो मैं स्लो चल लेता हूँ, ठीक है, मतलब फ्लो में मैं तेज़ बोल लेता हूँ, ठीक। इसका ध्यान रख लेना थोड़ा आपको भी, मैं तो ध्यान रखूँगा ही, मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको पूरा समझा के अच्छे से जाऊँ, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारे पास सारा का सारा डिपेंड, पूरा का पूरा ये किस पे करता है, मोल फ्रैक्शन पर ही डिपेंड करता है। अब कैसे, आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है हमारे पास सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, 2 चीज़ होता है, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है हमारे पास सॉल्यूट। ये 2 चीज़ ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको हम एक सेकंड फर्स्ट पार्टिकल्स मान लेते हैं, इसको हम सेकंड पार्टिकल्स मान लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया, ठीक है। अब हमारे पास सॉल्यूशन जो इन्हीं दोनों को मिला के होता है, ये मोर अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में होता है, ये
ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल हमारे पास, ये सॉलिड चीज़ आती है, इसमें लिक्विड चीज़ आ जाती है हमारे पास। लिक्विड में अगर बोले तो वाटर आ जाता है हमारे लिए, ठीक, बेस्ट चीज़ हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना ना। इसके बाद अगर बोले तो हमारे पास लेट करके चल लेते हैं हम, सीधी बात। वेपर प्रेशर यहाँ से, एक मिनट कोने से ले लेते हैं, स्पेस हमारे पास रहेगा ना तो उसका अदर यूज़ भी हम कर सकते हैं। बोर्ड ऑलरेडी हमारा छोटा है, ठीक है, आप लोगों का ऐसा अगर प्यार मिलता रहा तो इस बोर्ड को भी हम बड़ा कर सकते हैं। तो लेट द वेपर pressure let the vapor pressure in प्योर सॉल्वेंट, हम मिटाने भी प्योर सॉल्वेंट मिटाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है मुझे, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो पार्टिकल्स ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, P1 नॉट, ये पार्शियल प्रेशर हो गया, P2 नॉट हमारे पास हो गया। रॉल्स लॉ तो हम जानते हैं ना, अभी मैं डेफिनेशन लिख दूंगा हमारे पास रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर का, तो उसमें पता चल जाएगा कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ही हम इसमें काम करते हैं, सारे का सारे जो भी काम करते हैं। जब मैं इक्वेशन फाइनल ले लूँगा तब मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारे पास। मोल फ्रैक्शन की बात करें हमारे पास यहाँ पे मोल, ठीक है, फ्रैक्शन, तो हमें पता है कि हम काई ए ले लेते हैं, इसे काई कह लो या चाय कह लो, ठीक है, सब अलग अलग नाम से जानते हैं इसे, हम मेनली मैं काई कहता हूँ। काई 1 हो गया, काई 2 हो गया, सीधी बात हमारे पास। अब वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन में हमारे पास बात करें तो वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास P1 P2 आ गया, ठीक है। अब P1 P2 आ गया, अगर इसी में रॉल्स लॉ के हिसाब से चले तो हमारे पास क्या कहा गया है रॉल्स लॉ में, मेनली हमारे पास अगर इधर देख लेते हैं हमारे पास, व्हेन कुछ हमारे पास नॉन वोलेटाइल यानी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, व्हेन सम नॉन वोलेटाइल, ठीक है, सॉल्यूशंस, यहाँ पे लिख दूँ क्या, हाँ लिख देता हूँ, चलो, व्हेन सम नॉन volatile solutes, ठीक है, solutes are dissolved in a liquid solvent when some non-volatile solutes are dissolved in a liquid solve, हाँ तो कुछ हमारे पास नॉन वोलेटाइल यानी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, उसको हम डिजॉल्व करें सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आता है, हमारे पास मेनली वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर एंड लो, हमारे पास वेपर प्रेशर लोअर होता है किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। अब कैसे, तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, P हमारे पास होता नहीं, P1 इक्वल टू काई 1 हमारे पास P1 नॉट के करीब हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है हमारे पास रॉल्स लॉ में। इसी का P2 का अगर देखें तो हमारे पास P2 भी ऐसे होता है, P2 इक्वल टू काई 2 अपॉन में P2 नॉट होता है हमारे पास। ये दो इक्वेशन हमने रॉल्स लॉ में पढ़ा था, इन्हीं दो इक्वेशन को हम कंबाइन करके अभी हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे अभी इक्वेशन, कैसे अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो मुझे शायद इसको मिटाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पहले नोट डाउन कर लो कि हमारे पास व्हेन सम नॉन वोलेटाइल यानी कुछ नॉन वोलेटाइल हमारे पास क्या होते हैं, सॉल्यूट जो होते हैं, डिजॉल्व करते हैं हमारे पास किसमें, लिक्विड जो होता है हमारे पास सॉल्वेंट कहते हैं, वही वेपर प्रेशर लगाते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन में और लो हो जाते हैं हमारे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव लोडिंग प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव हमारे पास लोडिंग वेपर प्रेशर जो होगा लो हो जाएगा हमारे पास
जब हम एक इसमें क्या करेंगे, जब सॉलिड को हम डिजोल्व करेंगे किसमें, सॉल्वेंट में, तो हमारे पास ठीक है, तो सॉल्यूशन तो बनेगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के हिसाब से। तो हम मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं हमारे पास इसमें सबसे पहले, ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। अगर इक्वेशन बनाना हो तो हमारे पास इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन भी हम चल सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं हम इजीली यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब डेल्टा हमारे पास P1 लेके चलना है। और डेल्टा हम लेके इसलिए चलते हैं कि डेल्टा का मतलब ये होता है कि चेंज। अब चेंज इन प्रेशर की हम मिली बात करेंगे यहाँ पे, तो कहाँ लिखूँ मैं, तो मैं चेंज इन प्रेशर की बात करें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल लेते हैं हम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल लेते हैं, मेरे पास एनसीईआरटी रखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलूँगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, इन दोनों का हमारे पास प्रोसेस दिखाते हैं। डेल्टा पी हमारे पास सॉल्वेंट, हमारे पास डेल्टा P1 का हम लेके चलते हैं, P1 का, ठीक है। डेल्टा P1 को लेके चलते हैं। ये तो हमें पता ही है कि हमारे पास Chi1 Chi2 को जोड़ के चलते हैं, एक लेके चलते हैं। Chi1 Chi2 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू E1 आती है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसको लेके चलते हैं तो हमारे पास डेल्टा P आ जाती है, हमारे पास डेल्टा P1 इजकल टू हमारे पास P, हमारे पास क्या आ जाता है इसका, P1 नॉट माइनस P आ जाता है इसके पास। अगर इसी को अगर देखा जाए, आगे प्रोसीड करें, P1 की अगर वैल्यू लिखे तो ये हम लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास नीचे लिखता हूँ मैं, P1 नॉट माइनस, ये तो क्या था हमारे पास, Chi1, एक मिनट, Chi1 P1 नॉट, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है हमारे पास डेल्टा पी। अब इसी में हम क्या करते हैं, फर्दर चेंजेस हमारे पास क्या होता है, अगर मैं बोलूँ तो हमारे पास यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम, क्या हमारे पास जो Chi1 प्लस Chi2 जो होता है हमारे पास इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो इसको हम अगर चेंज करें तो ऐसे कर सकते हैं हम कि हमारे पास Chi1 जो है, हमारे पास Chi1 को इसको बराबर ले आते हैं, हम किसके बराबर ले आते हैं, ठीक है। तो Chi1 को हम ले आते हैं, ये हमारे पास पता है, तो इसके हिसाब से अगर चला जाए तो हमारे पास क्या होता है, वेरिएशन चेंज कर लेते हैं। अब क्या चेंजिंग करते हैं हम, Chi1 को लेके आना है ना हमें, तो ये हमारे पास P1 हो गया, हमारे पास P0, ठीक है, डेल्टा P0, इसको हम लेके आते हैं हमारे पास, एक मिनट, Chi1 हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Chi1 हमारे पास कितना हो जाएगा, स्पेस की ही दिक्कत पड़ रही है, वहाँ पे चलिए, यहाँ पे चलते हैं। तो हमारे पास ये Chi1 इजकल टू 1 माइनस Chi2 हो जाता है हमारे पास, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास, Chi2 आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमें लिख के चलना है, ठीक है। हम यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं। एक काम करते हैं ना, हम सबसे पहले हमारे पास इतना ये करने की क्या ज़रूरत है, हम इसको P1 नोट जो दे रखा है ना, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो P1 नोट हमारे पास 1 माइनस Chi1 आ जाता है हमारे पास। सबसे पहले ये हो गया हमारे पास, इसको ले लेते हैं ना हम, इसको झमेल, इसके झमेल में क्यों बना हमारे पास, ये तो हमको पता है ना। मैं यहाँ का पोर्शन कुछ यहाँ लिख देता हूँ, Chi1 प्लस हमारे पास Chi2 इजकल टू 1, तो हमें पता ही है ये कांस्टेंट होता है, 1 की वैल्यू हमारे पास, ये पता है। ये हमने इक्वेशन बना लिया, हम इतने झमेले में क्यों पड़ना हमें, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसको हम Chi2 के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो Chi2 अगर हमें लाना हो, Chi1 तो दे रखा है ना हमारे पास, अगर Chi1 की वैल्यू भी अगर रखें तो हम चेंज कर सकते हैं। तो Chi2 की वैल्यू एक्चुअल में हमारे पास 1 माइनस Chi1 हो जाता है, ये चीज़ हमें आता है। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैं ये यहाँ पे कर रहा हूँ ना, कुछ वहाँ पे करना है, इस वाले सीक्वेंस को भी ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे लिख देना, हमारे पास थोड़ी स्पेस की दिक्कत है ना, इसलिए, ठीक है। क्या हम करता हूँ, मैं रेड से कर लेता हूँ, ठीक है। रेड से कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा P जो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास Chi1 P1 आ गया, Chi1 P1 नोट आ जाएगा हमारे पास, हाँ Chi1, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना, इसकी वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर देते हैं। तो हमारे पास P1 नॉट और Chi2 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन जाता है हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करना चाहे तो हम बना सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब अगर हम देखें तो अगला हमारे पास क्या आ जाता है, इसी की वैल्यू को हम डेल्टा P की वैल्यू को इधर रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, डेल्टा
P1, ठीक है, अपॉन में हमारे पास P1 नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 आ गया हमारे पास, ठीक है, P1 नॉट आ जाएगा। ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, chi2 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू ले लिया, ठीक है। अब ये हुआ कैसे पता है ना आपको, देखो क्या करना है यहाँ पे हमारे पास, सीधा सीधा हमारे पास क्या किया गया, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी ना हमारे पास, अब देखो काय होता है क्या है, काय हमारे पास मोल फ्रैक्शन होता है। काय1 की अगर ए की बात करें जाए हमारे पास, तो हमारे पास Na प्लस Na1 प्लस Na2 होता है हमारे पास। ये चीज़ रख लेना, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है ये हमारे पास। मोल फ्रैक्शन पता होगा तभी हम ये निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। एक चीज़ ध्यान रख लेना, हमारे पास एक्चुअल जो वैल्यू आ जाती है ये आ जाती है हमारे पास। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। इसको पूरा मिटा के ना मैं एक बार अच्छे से पूरा कर देता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं, तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं ऊपर का पोर्शन मिटा रहा हूँ, ये वाला आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं ये मिटा रहा हूँ। पूरा मिटाने की ज़रूरत ही पड़ेगी हमें, डेफिनेशन भी मिटाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद हमें एक क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाता है हमारे पास। अब इसी में हमारे पास डेल्टा पी में देखो, आपको अगर P1 नॉट माइनस P1 P अपॉन में P नॉट अगर K2 हमें पर समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसको आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हो। कैसे? यहाँ पे डेल्टा P, ठीक है, डेल्टा P हमारे पास हो गया डेल्टा P1, ठीक है, P1 नॉट, यहाँ के इक्वेशन को लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो जैसे हमारे पास chi1 हमारे पास N2 अपॉन में N1 है हमारे पास, जैसे काई को ले लेते हैं हमारे पास N2 अपॉन में 1 हमारे पास 1 हमारे पास, तो इसी को मैं जैसे लिख लूँ हमारे पास P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इक्वल टू chi2 हो जाता है। अब इसी को हम क्या करते हैं, आगे लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है डेल्टा P1 अपॉन में P1 नॉट, जैसे हम करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं हम लिखने को, ठीक है, ऐसे हम लिखने को लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, बोले तो डेल्टा P हट जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा W स्मॉल W इंटू हमारे पास नंबर ऑफ, हमारे पास क्या आ जाता है सॉल्वेंट आ जाता है हमारे पास, मेनली नंबर ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है, अपॉन में कैपिटल W आ जाएगा हमारे पास, और मास ऑफ हमारे पास सॉल्यूट आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू हमारे पास कैपिटल W आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बेस पे हम ये फाइनल हमारे पास पूरा ये आ जाता है हमारे पास, इसके बेस पे हम कह सकते हैं हमारे पास ये हमारे पास रिजल्ट था। इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे पास होता क्या है, हमारे पास W जो होता है हमारे पास गिवन मास होता है। सबसे पहले ध्यान रख लेना आप लोगों को कि W जो होता है हमारे पास वेयर स्मॉल w हमारे पास होता है गिवन मास, जो दे रखा है हमारे पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, इसको कैपिटल W क्या होता है हमारे पास गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। फिर ये सॉल्वेंट तो आपको पता ही M हमारे पास कैपिटल M और हमारे पास स्मॉल m, हमारे पास मोलर मास होता है M। सॉल्वेंट की बात करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास मोलर मास ऑफ हमारे पास सॉल्वेंट M, सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाता है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू NCERT अगर चले तो हमारे पास यही चीज़ NCERT में भी लिखा हो गया। मैं आपको मेनली दिखा भी दे सकता हूँ, ये तो मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है ये चीज़ देखो, सबसे पहले NCERT में जाओगे, हमारे पास पुरानी NCERT तो 47 पेज है हमारे पास। तो इसमें यहाँ पे जाओगे तो रिलेटिव हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसके बाद रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिखा हुआ है,
ठीक है। इसके बाद इक्वेशन सॉल्व किया गया है, एज इट इज़ हमने वही इक्वेशन लिया था एनसीईआरटी में ही, एनसीईआरटी के थ्रू ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एज इट इज़ फिर ये आ गया, मैंने डायरेक्ट ले लिया हमारे पास, ठीक है। ये मेरे पास डायरेक्ट ले लिया है। इसी को अगर हम कहें तो हमारे पास जो लिया था ना, ये हमने लिया है ये, इसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है क्या, हमारे पास N2 और N1 में हमारे पास कौन ज़्यादा बड़ा है हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाता है N2 और N1 में अगर बोला है तो N1 हमारे पास ज़्यादा हो जाता है। ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है हमारे पास P10 माइनस P1 अपॉन में P01 हमारे पास, ये कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है हमारे पास। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं N2 अपॉन में N1 करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन ये हो जाता है। इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास इसमें W2 अपॉन में और M1 अपॉन में M2 करके लिया हुआ है सारा चीज़, लेकिन बताया वही चीज़ है। तो यही क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास। हम इसको चेंज इन अगर प्रेशर नहीं की लिखा जाए तो अकेले इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, स्मॉल w इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है। इसके बेस पे हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्मॉल w क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूट होता है, ये हमारे पास सॉल्वेंट, ठीक अपोजिट हो जाता है हमारे पास। डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर हमारे पास होता है, ये चीज़ याद रखना। इसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है हमारे पास। तो ये एक न्यूमेरिकल्स यहीं पे दिया हुआ है, एक इन टेक्स्ट का एग्जाम्पल है। तो इसी न्यूमेरिकल्स को हम मेनली करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको बिटा के, पहले आप इसको पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन आ जाता है जो कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हमारे पास। एनसीईआरटी का हमारे पास ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन हो जाता है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हमें देख लेना चाहिए एनसीईआरटी का। ऐसे और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो सॉल्व कर सकते हैं आप। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि कोशिश करते हैं कि यहाँ पे दिया क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास गिवन। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो गिवन दिया है उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास वेपर प्रेशर की बात करा है। हमारे पास प्योर बेंजीन का हमारे पास वेपर प्रेशर हमारे पास दे रखा है। अगर प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर अगर बोले हमारे पास, तो हमारे पास प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास अगर बोले तो P01 हमारे पास दे रखा है। किसका हमारे पास, तो 0.850 हमारे पास बार दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ हमारे को दे रखा है, ठीक है। वही अगर फिर हमारी बात करें तो नॉन वोलेटाइल हमारे पास और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉलिड हमारे पास वेट दे रखा है हमारे पास। अगर बोला जाए तो हमारे पास 0.5 ग्राम दे रखा है, यानी कि हमारे पास सॉल्यूट दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, यानी कि हमें क्या होता है, स्मॉल w दे रखा है, यानी कि 0.5 ग्राम, ठीक है। इसके बाद ऐड किया गया है उसमें हमारे पास बेंजीन का हमारे पास, यानी हमारे पास सॉल्यूशन जो ऐड किया गया ना वो बेंजीन में हमारे पास। तो वेपर प्रेशर हमारे पास अगर मेनली अगर कैपिटल W भी देखा जाए तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट जो होता है हमारे पास वो भी दिया हुआ है 39 ग्राम दे रखा है हमारे पास। ये सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्यूट होता है हमारे पास, ठीक है। और बेंजीन का मोलर मास भी दे रखा है हमारे पास। बेंजीन का मोलर मास हमारे पास ये अगर बोले तो M हमारे पास सॉल्वेंट, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास दे रखा है कितना, 78 ग्राम मोल इनवर्स दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन द हमारे पास 0.45 बार हमारे पास क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है हमारे पास, यानी हमारे पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है हमारे पास, सॉल्यूशन ये दे रखा है हमारे पास। तो P1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0.845 हमारे पास दे रखा है बार के फॉर्म में, ठीक है। अब हमारे पास क्या नहीं दे रखा है हमारे पास, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस की बात करें तो हमारे पास नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की बात हो रही है, यानी सॉल्यूट की बात हो रही है। तो हमें सॉल्यूट नहीं दे रखा है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो होता है हमारे पास वो नहीं दे रखा है हमें। तो वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे पास, अकॉर्डिंग टू RLVP, ठीक है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनाया था हमने, क्या अभी P0, एक मिनट अच्छे से लिखा जाए, P01 माइनस P1 अपॉन में P01 इक्वल टू स्मॉल w इंटू M ऑफ हमारे पास सॉल्वेंट,
ठीक है। एम हमारे पास एम ऑफ सॉल्यूट इनटू हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू। इसी के बेसिस पे हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो क्या क्या दे रखा है हमारे पास, P1 नोट दे रखा है हमारे पास 0.850 माइनस कितना 0.845 दे रखा है, अपॉन में हमारे पास ये हमारे पास 0.850 इसकल टू डब्लू है, स्मॉल डब्लू दे रखा है हमारे पास 0.5। ठीक है, सारे पहले वैल्यू लिख लो, फिर ये कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा हमारे पास। मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 78, अपॉन में हमारे पास ये नहीं दे रखा हमारे पास एम ऑफ सॉल्यूट इनटू हमारे पास ये दे रखा है, कितना दे रखा है, हाँ 39। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले ये 2 टाइम्स में हमारे पास कट गया। ठीक है, इसका 0 अगर हम यहाँ लगाते हैं तो 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास अगर बोलें तो हमारे पास 0 पॉइंट हमारे पास कितना आ रहा है, 0 पॉइंट हमारे पास 850 है या 845 है हमारे पास, ये याद रखना है 845 लिखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से कर लेते हैं ना, यहाँ पे पहले 0.850 अपॉन में 0.45 कितना हो गया, 10 में से 5 गया, 5 0 0, तो 0.05 अपॉन में हमारे पास 0.850 अब इक्वल टू 1 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूट हो गया हमारे पास। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब इसको कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा हमारे पास क्या, ऐसे एक काम करते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास ये हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। तो एक काम करें, डेसिमल उड़ा देते हैं, तो 850 अपॉन में हमारे पास 5 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, 850 अपॉन में 5, तो ये हमारे पास काटेंगे तो हमारे पास 17 टाइम्स में कट जाता है हमारे पास, ये 17 टाइम्स में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 170 हमारे पास आ जाता है, कितने में, ग्राम मोल इन्वर्स आ जाता है हमारे पास। तो हम सॉल्यूट हमारे पास कितना निकल गया हमारे पास, 170 ग्राम मोल इन्वर्स आ जाता है, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सा हमारे पास है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसमें हम मेनली टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और एनसीईआरटी में कुछ और क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं तो आप जाके ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास सेकंड स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में EVP भी हम कहने को कह सकते हैं। इसमें मेनली हमारे पास बात की जाने तो टेम्परेचर की बात होती है, यानी बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है हमारे पास, सीधी बात है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड ही हमने एक को डाल के थे, हमने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है हमारे किसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। तो इसमें लिखा यह है कि इट इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी अगर बोला जाए तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कहा जाए तो 1 atm हमने प्रेशर लिया हुआ है। अगर बोला जाए तो 1.013 बार के फॉर्म में लेते हैं हम, और 1 atm के प्रेशर, जैसे यहाँ पे भी ग्राफ में बोला जाता है हमारे पास 1 atm हमारे पास क्या लिया गया है, प्रेशर लिया गया। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास किसका, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास दे रखा है। ठीक है, और यहाँ हमने चेंज इन टेम्परेचर लिया है, हमने चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन हमें अगर बोले तो डेल्टा बी जिसे कह देते हैं, डेल्टा टी बी। तो इसमें हमारे पास वेपर प्रेशर की बात करें तो लिक्विड बिकम हमारे पास क्या होता है, इक्वल होता है। लिक्विड जो होता है हमारे पास इक्वल हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, एलिवेशन ऑफ हमारे पास अगर बोला जाए तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले बराबर हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे नॉन वोलेटाइल हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट की बात, अब देखो एक ही चीज़ में साथ हमने तीनों लिख दिया है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को भी लिख दिया है, जो ऐड किया जाता है हमारे पास वोलेटाइल यानी लिक्विड सॉल्वेंट के साथ हमारे पास, इस वर्ड पे ध्यान देना आप। ठीक है,
इस वर्ड पे, और यहाँ पे हमारे पास इस वर्ड पे ध्यान देना है। अब ये हमारे पास इसका जो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा अगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट यानी कि अगर बढ़ा दिया गया तो। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है और हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करेंगे। तो ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 1 atm हमने प्रेशर लिया है, यहाँ पे वेपर प्रेशर हमारे पास, यहाँ पे टेम्परेचर है। हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर में अगर बोला जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिया गया हमने, और यहाँ पे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, दिखाया हमने रेंज। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर जा रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले यानी इक्वल जा रहा है। तो इसी से हमारे पास पता चल जाता है कि एलिवेशन हमारे पास और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास सेम हो जाता है, किसका, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का अगर देखा जाए तो हमारे पास। फिर वो सॉल्यूट का नहीं होता है, अगर सॉल्यूट अगर हम ऐड करते हैं ना, यहाँ लिखा है ना, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट हमारे पास ऐड किया है, तो वेपर प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वही डिक्रीज हो जाएगा अगर हमने इसको इसमें मिला दिया कि इसमें सॉल्वेंट में, तो क्योंकि सॉल्यूशन हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी को अगर इसी फॉर्म में अगर देखा जाए तो मोलैलिटी के फॉर्म में, तो हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है अगर इसी को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपका जो इक्वेशन जो बन के आया हमारे पास टेम्परेचर का, तो यहाँ पे लिखा भी गया हमारे पास डेल्टा टी बी क्या है, टी बी नोट भी हमारे पास क्या है, टी बी क्या है, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये प्योर सॉल्वेंट हो जाता है, ये सॉल्यूशन हो जाता है हमारे पास किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, तो इसको देख लेना अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहीं पे और हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं पहले। एक्सपेरिमेंटली में ना हम मेनली मोलैलिटी को लेके बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मोलैलिटी में हमारे पास मोलर मास, ठीक है, हमारे पास लिक्विड हमारे पास दे रखा होता है, तो लिक्विड के हम कैपेसिटी को भी नापते हैं ना, इसलिए हमें इसको एक्सपेरिमेंटली भी ले लेते हैं। ये ग्राफिकली था हमारे पास, अभी एक्सपेरिमेंटली ले लेंगे और इन दोनों इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन था हमारे पास और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करके फिर एक इक्वेशन बना लेते हैं। उससे हम क्या करते हैं, अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। वो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं, वो भी एनसीईआरटी बुक से ही। ठीक है, तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली देखें यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटली EXPRIMENT है ना, TLY होता है। ठीक है, TLY एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करेंगे। तो हमारे पास डेल्टा TB जो हमारे पास हो जाता है ना, इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, हमारे पास ये मोलैलिटी के प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसी कांस्टेंट टर्म को हटाएंगे ना तो हमारे पास क्या लग जाता है, डेल्टा TB तो ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास KB आ जाता है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो जाता है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमारा बन जाता है। ये क्या कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमने अभी बनाया था वो चीज़ हो जाता है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास जो बन गया ना, देखो यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरे पास K क्या है, M क्या है। ठीक है, तो और M जो हमारे पास मोलैलिटी हो जाता है। मोलैलिटी हम पढ़ चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे काफ़ी अच्छा लेक्चर बना हुआ है मोल कॉन्सेप्ट का, तो पूरा डिटेल में 1.5 घंटे का लेक्चर है, पूरा डिटेल में अच्छे से हर एक चीज़ बताया गया है। हमारे पास वो वीडियो हमारा ट्रेनिंग में भी किया था, उसको आप जाके देख सकते हो। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट जो 11th क्लास का है उसमें वाले सेक्शन में जाके मोलैलिटी हमारे पास हो जाता है। ठीक है, मोल Kg इनवर्स हो जाता है। Kb क्या है हमारे पास, Kb को हम कई तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास Kb हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट टर्म हो जाता है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, मोलर हमारे पास अगर बोले तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट हो जाता है हमारे पास। ठीक है, और इसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको इब्लोस्कोपिक भी कह देते हैं हम। ठीक है, लिख ही देते हैं।
कांस्टेंट कह देते हैं हम इसको, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है। तो इसी में हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन का अगर फॉर्मूला जाने तो हमें बस हो क्या जाता है, हम स्मॉल m लिखते हैं तो नंबर ऑफ हमारे पास क्या होता था, सॉल्यूट हो जाता था, इंटू हम 1000 से क्या करते थे मल्टीप्लाई, अपॉन में हमारे पास क्या होता था सॉल्वेंट हमारे पास लेते थे। अब ये केजी में लिखा है तो केजी में ही लेंगे हम, ठीक है। हमारे पास केजी में लिखा है तो केजी में ही लिखेंगे हमारे पास। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं, इंटू हमारे पास क्या होता था, किलोग्राम में होता था ना, तो किलोग्राम में ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मोलैलिटी, जो ये मोलैलिटी है हमारे पास, तो मोलैरिटी को हम क्या करते थे हमारे पास उसमें लेते थे, 1000 लिया है तो इसको ग्राम में ही लेना चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है। इसी को अगर दूसरे फॉर्म में अगर इसी को ऐसे लिखा जाए तो एक तो हमारे पास ये हो जाता है सीधी बात, अगर दूसरे फॉर्म में लिखा जाए तो W स्मॉल w इंटू 100 हमारे पास, क्योंकि सॉल्यूट है ना, इंटू 100 अपॉन में हमारे पास क्या होता है केजी में लेते हैं हमारे पास m नंबर ऑफ सॉल्वेंट, इंटू हमारे पास कैपिटल लो की बात कर लेते हैं ठीक है। इसको लेके चलते हैं, ये हमारे पास हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को लेके चलूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड के साथ चलें, वी गेट तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है। मेरे पास इक्वेशन लिखा हुआ है, तो डेल्टा टी बी का अगर कहें तो हमारे पास क्या आ जाता है, डेल्टा टी बी इंटू हमारे पास के बी इंटू हमारे पास 1000, सॉरी पहले डब्लू लिख दो, स्मॉल डब्लू इंटू हमारे पास 1000। अब ये क्या है हम जानते हैं सब कुछ, नहीं तो हम अभी लिख देंगे, ठीक है। तो 1000 आ गया हमारे पास m सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट की तो बात करते हैं मेनली, ठीक है। m सॉल्वेंट, एक मिनट कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ यहाँ पे, हमें सॉल्यूट लेना चाहिए था, ये हमारे पास सॉल्यूट हो जाता है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूट हो जाता है। अभी हम एनसीईआरटी चेक कर लेंगे तो हमारी मिस्टेक हमें पता चल जाएगा क्या मिस्टेक किया हमने, उस हिसाब से एक इक्वेशन बन जाता है ये हमारे पास, ठीक है। अगर इसी को देखा जाए तो दूसरे अगर फॉर्म में देखा जाए तो m सॉल्यूट के फॉर्म में देखा जाए तो हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये तो सेम रहता है के बी इंटू डब्लू इंटू 1000 रहता है हमारे पास, बस ये चेंज हो जाता है। तो हमारे पास डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्लू आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमारे दे रखा है, तो एनसीईआरटी हमारे पास दे रखा है, तो उस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर देखें M2, ठीक है, हमने सही लिखा है, ठीक है, हमने हर चीज़ सही लिखा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ क्या होता है इसमें। यहाँ पे वेयर W जो होता है, स्मॉल w की बात करें तो गिवन मास होता है हमारे पास, किसका, गिवन मास ऑफ हमारे पास सॉल्यूट का होता है, SOLUT सॉल्यूट। कैपिटल W होता है गिवन मास होता है हमारे पास सॉल्वेंट का, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। M हमारे पास सॉल्यूट जानते हैं, मोलर मास होता है हमारे पास, मोलर मास, बाकी हम यहाँ लिख चुके हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, ये चीज़ हम पहले भी जान चुके हैं, अभी भी जान लेते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, इसी इंपॉर्टेंट फार्मूले के बेसिस पे हम अभी न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे एक एनसीईआरटी का ही, जो कि मैं आपको पहले दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में हमारे पास, ठीक है। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, हाँ, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल्स हो जाता है, तो एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल्स हम करने वाले, ठीक है। ये चीज़ देख लेना, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब इतना नोट डाउन पहले कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। दो एटलीस्ट टेक्स्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें से एक मैं आपको करवा रहा हूँ, एक आप खुद कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी का ही है, तो सॉल्यूशन हम करेंगे, उसमें हमारे पास गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पढ़ के सॉल्व करते हैं। तो 18 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज दिया हुआ। देखो, सबसे पहले ना एक चीज़ याद रखना कि सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को पहचान के निकाला कैसे जाए और पता कैसे किया जाए।
तो जो कम दे रखा होता है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा दे रखा होता है वो हमारे पास क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे 18 ग्राम जो दे रखा है ना हमारे पास, ये क्या हो गया, ग्लूकोज जो दे रखा है, W जो दे रखा है हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास, 18 ग्राम हो गया, यानी कि सॉल्यूट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब किसका है हमारे पास, ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का हो गया हमारे पास, ठीक है। ये डिजोल्व किया गया 1 kg वाटर में, यानी कि हमारे पास क्या दिया गया है, कैपिटल W भी दिया गया है, यानी कि कितना दिया गया, 1 kg हमारे पास दिया गया। सीधी बात अगर कहें तो हमारे पास ये हो जाती है। हमारे पास 1 किलो में हमारे पास कितने 1000 ग्राम हो जाते हैं, क्योंकि ग्राम के फॉर्म में लेंगे ना, तो ये चीज़ हमें चेक कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्वेंट की बात कर रही है, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, ये हमारे पास C6H12O6 यानी ग्लूकोज था, ये हमारे पास H2O मॉलिक्यूल्स था, ये चीज़ याद रख लेना। वाटर सॉसपैन में टेम्परेचर को हम एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट, तो मनली अगर कहा जाए ना तो हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया हमारे पास, अगर बोला जाए तो हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पास, ठीक है, उसमें हमें बॉयल किया गया। तो KB फॉर वाटर इज इतना, ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना क्या है, क्वेश्चन ये दिया गया है हमारे पास, ढूंढना क्या है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू गिवन हम ये लिख लेते हैं और हम फॉर्मूला लिखेंगे, इसके बेसिस पे हम पता करेंगे कि हमें निकालना क्या है, ठीक है। और अगर बोला जाए तो हमारे पास ये क्या था, हमारे पास सॉल्वेंट है ना, तो M ऑफ हमारे पास सॉल्यूट निकालें तो हम निकालना चाहें तो इसका 180 हमारे पास ग्राम मोल इनवर्स आ जाता है हमारे पास, क्या इसको कहें तो मोलर मास आ जाता है। सॉल्वेंट वाले का निकाले तो हमारे पास M ऑफ हमारे पास सॉल्वेंट की बात करें तो हमारे पास सॉल्वेंट का 18 ग्राम आ जाता है, हमारे पास 18 ग्राम मोल इनवर्स आ जाता है, ठीक है। वाटर का तो 18 ग्राम ही होता है ना, तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। KB दे रखा है, यानी कि कांस्टेंट टर्म हमें KB दे रखा है हमारे पास, कितना हमारे पास 0.52 हमारे पास किलो मोल इनवर्स दे रखा है। निकालना क्या है, ठीक है, देखो निकालना क्या हमें, एक्चुअल में ना TB निकालना है हमें, क्या निकालना है, TB निकालना है, ठीक है। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट निकालनी है, उसकी वो भी किसकी, हमें सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला हमने जो ये किया था ना, उसी से फार्मूले से हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेल्टा TB इजकल टू स्मॉल w इंटू हमारे पास क्या आ गया 1000। मोलरिटी निकाल लें पहले, या एक मिनट, मोलरिटी का तो पहले मोलरिटी अलग से निकाल लें हम, या एक ही में, चलो एक ही में फुटो, हमने फार्मूला लिया था उस हिसाब से एक ही में कर लेते हैं। तो हमारे पास KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में हमारे पास मास ऑफ क्या आता है, मास ऑफ सॉल्यूट की लेने की ज़रूरत है, ये तो अपने फालतू में ले लिया। तो हमारे पास ऑफ सॉल्यूट इंटू हमारे पास कैपिटल W डेल्टा TB इजकल टू के कितना दे रखा है, KB 0.52, ये दे रखा है 18 इंटू 1000, ठीक है। सॉल्यूट 180, ये कितना दे रखा है, डेल्टा TB निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा ना। एक चीज़ और तो देना चाहिए इसमें, ओह डेल्टा TB नॉट, कैसे, ठीक है, निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये निकाल लेंगे, ठीक है, देखते हैं ना क्या होता है, पहले ये निकाल लेते हैं। अब क्या चाहिए, W चाहिए, W है हमारे पास 1, यानी 1000 हमारे पास ग्राम के फॉर्म में। तो एक काम करो, ये कंप्लीट कट गया, इसके डेसिमल को मैं यहाँ लेके गया, ठीक है। ये 18 से 18 कैंसिल, ये हमारे पास 1 बच गया, तो डेल्टा TB लोगे तो 52 अपॉन में हमारे पास कितना 1 2 3 आ गया, यानी कि 0.052 हमारे पास आ जाता है, 0.052 हमारे पास इतना टेम्परेचर आएगा, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमारे पास ये तो हमें पता चल गया, डेल्टा TB हमें पता चल गया। अब हमारे पास इसका फार्मूला था हमारे पास डेल्टा TB का हमारे पास निकालने का, इसका एक और फार्मूला था ना, उसके हिसाब से चलते हैं। तो डेल्टा TB इजकल टू
बी नॉट सॉरी नॉट था ना इसमें, टी बी माइनस टी बी नॉट, टी बी माइनस टी बी नॉट। तो ये तो हमारे पास दे रखा है कितना 0.052 हमारे पास दे रखा है, और टी बी हमें नहीं पता, क्या निकालना ही हमें टी बी है। ठीक है, टी बी नोट कैसे दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में, क्या कुछ और दे रखा है क्या, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है। अच्छा, तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी डेल्टा टी बी मैं अगर चाहूँ ना तो मैं 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस तो ले सकता हूँ ना मैं। तो डेल्टा टी बी माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 373.15 लिया गया, 15 हमारे पास केल्विन के, हमें ये केल्विन था ना यहाँ पे, आगे ये केल्विन तो ये हम ले सकते हैं। तो डेल्टा टी 0.052 प्लस 373.15 इसकल टू टी बी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारे पास 373.202 केल्विन इसकल टू टी बी आ गया हमारे पास। फाइनल आंसर ये आ जाता है आई थिंक हमारे पास। एनसीईआरटी में चेक कर लेता हूँ, आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन एक दे रखा है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप ही को करना ही होगा। ठीक है, और कोई कुछ नहीं है हमारे पास। अब डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट जो हुआ वो हम आज अभी करने वाले हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हम करेंगे। ठीक है, तो डिप्रेशन ऑफ इन फ्रीजिंग पॉइंट ये हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। जैसा अभी हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा, तो वैसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी हो जाता है। इसमें हमारे पास, इसमें भी हमारे ठीक उसी तरीके से काम होता है, लेकिन यहाँ पे हम बस फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी हमारे पास कुछ आसपास ही हैं, तो इसके देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं, पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में हमारे पास में भी टेम्परेचर की बात करते हैं हम यहाँ पे। वहाँ पे हम फ्रीजिंग, कोई चीज़ को फ्रीज करने के लिए हम बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वैसे फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन के फॉर्म में लेते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल हमारे पास होता है सॉलिड फेज के मुकाबले। इसमें भी हमारे पास वेपर फेज जो होता है हमारे पास लिक्विड का इक्वल होता है सॉलिड फेज के मुकाबले में के देखा जाता है। इसमें भी हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट की बात करते हैं, उसको ऐड करते हैं वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर हमारे पास क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है डिप्रेस्ड हो जाता है हमारे पास। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे रखा है, एक्सपेरिमेंटली हम भी यहाँ पे देखने वाले हैं, वो भी मोलैलिटी को ही लिख के देखेंगे। तो डेल्टा एफ हमारे पास देखो यहाँ पे देखा गया ना हमारे पास, ये सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। अब फ्रोजन हमारे पास सॉल्वेंट हो गया, लिक्विड सॉल्वेंट हो गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट आ गया हमारे पास। तो ये चीज़ हमारे पास कुछ होता है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम चले तो एनसीईआरटी को देखेंगे। तो डेल्टा हमारे पास टी एफ जो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और डेल्टा टी एफ नोट जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट की बात करता है। ये हमारे पास डेल्टा एफ जो होता है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करता है। अब ये तो हमने बात कर लिया, यहाँ पे जो ये इक्वेशन जो होता है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो हमने बात किया ना, ये हमने बात किया ग्राफिकली। अब हम इसको ना एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और फिर हम एक्सपेरिमेंटली बताते हैं आपको। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट वाले में किया था ना, वैसे इसमें भी वैसे ही है, बस हमारे पास कुछ चीज़ें होगी। जहाँ पे डेल्टा पी हुआ करता था वहाँ पे डेल्टा एफ आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी हमारे पास। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, पहले समझ लेना फिर करना। ठीक है, अगर एक चीज़ अगर बात करूँ ना किसकी, तो थोड़ी मोटिवेशन की बात करें तो बात ये हो जाती है। जैसे अभी हमारे पास पहले क्या हुआ करता था, पहले हमें कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ हमें छोड़ना पड़ता था, मतलब हमें कुछ चीज़ छोड़ना पड़ता था। लेकिन आज का टाइम वो नहीं है, हमें कुछ चीज़ पाने के लिए ना बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है हमें। अगर एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ बहुत कुछ चीज़ क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट लाइफ में ना हमें कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। कंफर्ट जोन से निकल के हमें अपने पढ़ाई की तरफ फोकस करना चाहिए।
किसी की शादी हो रही हो या कोई मर रहा हो कि कोई जी रहा हो, हमें लेना देना नहीं हो चाहिए, हमें अपने पढ़ाई पे यानी अपने टारगेट पे फोकस करना चाहिए। ठीक, तो सबसे बड़ा चीज़ होना चाहिए यही चीज़ हमारे लिए। पढ़ाई के अलावा तुम्हारे लिए प्राइमरी चीज़ कुछ होना चाहिए। प्राइमरी चीज़ तुम्हारी स्टडी है नहीं, पढ़ाई है तुम्हारे पास, जो तुम्हारा लक्ष्य है। जैसे डॉक्टर बनना तुम्हारा लक्ष्य है, इंजीनियर बनना तुम्हारा लक्ष्य है, IIT कॉलेज में एडमिशन लेके, तो ये चीज़ तुम्हारा मेन एम होना चाहिए। तो हमें इसलिए आज के टाइम में कुछ चीज़ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ये चीज़ याद रख लो। और कंफर्ट जोन से पहले सबसे पहले निकल जाओ, ये हमारा बेस्ट मोटिवेशन हो जाएगा। सेल्फ मोटिवेशन लाओ, अंदर की मोटिवेशन। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। तो डेल्टा TF जो होता है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, हमारे पास याद रखना है। इधर में हम कहते हैं मोलैलिटी का साइन जो हटाएंगे हम, सॉरी कांस्टेंट टर्म जो हटाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे, KP लगा देते हैं वहाँ पे, हम यहाँ पे KF लगाएंगे इंटू M हो जाएगा हमारे पास। तो M4 हमारे पास क्या होता है, मोलैलिटी होता है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाता है। अगर वही हमें लिखें तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, वेयर हमारे पास M क्या हमारे पास मोलैलिटी हो जाता है। अगर बोले तो हमारे पास मोल हमारे पास होता है ना, मोल Kg इनवर्स। वही अगर डेल KF की बात करें हमारे पास, उसमें इवलोस्कोपिक होता था, इसमें हमारे पास क्राइसोस्कोपिक हो जाता है। ये मोलर डिप्रेशन हो जाता है हमारे पास, मोलर डिप्रेशन। ठीक है, और इसको अगर कहें तो हमारे पास डिप्रेशन कांस्टेंट होता है हमारे पास। और अगर कहा जाए हमारे पास तो क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, CRYSO क्रायोस्कोपिक होता है ये। ठीक है, क्रायोSCOPIC स्कोपिक कांस्टेंट होता है। स्पेलिंग गलत हो जाए तो चेक कर लेना आप अपना। इसको हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी कह देते हैं। तो अलग अलग नाम है हमारे पास, ये चीज़ देख लेना। अब इसी में हम मोलैलिटी का हम फॉर्मूला जानते हैं, तो हम क्या देखते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हमारे पास इंटू 1,000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितने हो जाते हैं, कितने हमारे पास ग्राम में, वो चीज़ हमारे पास मायने रखता है। ये चीज़ हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाता है। इसी को अगर हमारे पास इक्वेशन अगर सेकंड को कंबाइन करके निकालें ना, तो हमारे पास क्या आता है, इसी को एक और तरीके से हम करते हैं, इसमें स्मॉल w इंटू 1000 इंटू मोल्यूट सॉल्यूट कैपिटल W, ये हमारे पास हो जाता है। ठीक है, अगर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को लेते हुए चलेंगे वी गेट, तो हमारे पास क्या बन जाता है, डेल्टा TF इक्वल टू हमारे पास KF, यही हमारे पास इम्पोर्टेंट है, यूज होने वाला है, स्मॉल w इंटू 1000 सॉल्यूट इंटू हमारे पास W हो जाता है। एक ये आ जाता है, एक और आ जाता है। हम अब सॉल्यूट की बात करते हैं, तो हमारे पास KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000, बस ऊपर नीचे, इसका ऊपर इसका नीचे, डेल्टा TF इंटू कैपिटल W आ जाता है। ये हो जाता है हमारे पास। अब कौन सा चीज़ क्या है यहाँ पे देखो, वेयर गिवन मास ऑफ हमारे पास सॉल्यूट, ये चीज़ याद रखना है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट
सॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। ये फॉर्मूले हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। इसके न्यूमेरिकल्स हमारे पास एनसीईआरटी में अगर मैं कहूँ तो हमारे पास दे रखे हैं, जो कि आप कर सकते हो, मुझे कराने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कर लेना इसको, 2 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था वैसे। तो आप लोगों को ये लेक्चर हमारा कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शिक्षा जो यानी एजुकेशन जो है ना, बांटने से बढ़ता ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हम फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।